गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इवेपोरेटर का जो अगला टाइप्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इवेपोरेटर का टाइप्स है वो है सेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर। ठीक है कि अभी तक हम लोग तीन इवेपोरेटर के बारे में पढ़े हैं। बेयर ट्यूब कॉइल एक इवेपोरेटर था, दूसरा फिन्ड इवेपोरेटर और थर्ड जो है प्लेट टाइप इवेपोरेटर। वही नेक्स्ट जो इवेपोरेटर का टाइप है वो है सेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर। ठीक है, तो ये जो हमें फिगर दिख रहा है ये एक सेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर का एक फिगर है। इससे पहले कि हम लोग जो कंडेंसर चैप्टर में भी इस तरह का जो कंडेंसर है सेल एंड ट्यूब जो है सेल एंड सेल एंड ट्यूब टाइप का जो कंडेंसर है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वर्क मतलब कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल सिमिलर है, कंडेंसर के तरह ही इसका सेम कंस्ट्रक्शन है। कंडेंसर में सिर्फ यही अंतर था कि कंडेंसर में जो हीट जो ट्रांसफर होती है वो रेफ्रिजरेंट से सराउंडिंग में होता है, यानी रेफ्रिजरेंट का हीट रिजेक्ट होके सराउंडिंग में जाता है। ठीक है, और इवेपोरेटर में अंतर ये है कि इवेपोरेटर में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो स्टोरेज का हीट ट्रांसफर हो करके रेफ्रिजरेंट में आता है, यानी रेफ्रिजरेंट यहाँ पर हीट को गेन करता है इवेपोरेटर में और कंडेंसर में रिलीज करता है। तो कंस्ट्रक्शन सेम ही है दोनों का। यहाँ भी ये एक सेल होता है, ये हमारा क्या है एक सेल है, और दूसरा इसके अंदर जो है नंबर ऑफ ट्यूब्स लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ ट्यूब्स लगा हुआ है, और ट्यूब्स के बीच बीच में कहीं कहीं क्या लगा हुआ है बफल्स लगा हुआ है ना। तो अब ये इवेपोरेटर के रूप में वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पर जो अंदर का ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर से जो फ्लो करता है वो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो जैसे ये जो एक्सपेंशन भाल्व है, एक्सपेंशन भाल्व से रेफ्रिजरेंट यहाँ पर इसकी प्रेशर ड्रॉप होती है और यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेंट एज ए लिक्विड स्टेट में जो है इवेपोरेटर में एंट्री लेता है ना। और ये इवेपोरेटर के ट्यूब से जो इवेपोरेटर के अंदर जो नंबर ऑफ ट्यूब है उससे वो क्या करता है फ्लो करते हुए जाता है, और यहाँ पर उसके लिए पासेज बनाया हुआ रहता है। ट्यूब के अंदर से फ्लो करने के लिए यहाँ पासेज बनाया हुआ रहता है। तो और ये जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से नंबर ऑफ ट्यूब के रॉ जो है नंबर ऑफ रॉ होता है ट्यूब का, उस सारे रॉ से फ्लो करते हुए वो फाइनली जो है लास्ट रॉ से होते हुए ये बाहर आउट हो जाता है। तो इसी फ्लो के ड्यूरेशन में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो एंट्री लिया था वही भापर रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेटर से आउट होकर के वो सीधे कंप्रेसर में चला जाता है। तो इसी ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में ही वो क्या करता है अपने सराउंडिंग से हीट को गेन करता है। तो इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल जैसे कोई लिक्विड को चिल करने के लिए, जैसे वाटर को हम लोग चिल करते हैं वाटर कूलर में, चिल मतलब होता है ठंडा करना, या कोई और लिक्विड है जिसको हमें ठंड करना है, या फिर यहाँ पर कोई एयरे है एयरे को कूल करना है ना। तो कोई भी एप्लीकेशन हो अगर इस टाइप का इवेपोरेटर है तो वो वर्क कैसे करता है, तो ट्यूब के अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो करती है, जबकि सेल में ये सेल है एक बड़ा सा सेल है। तो सेल में एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। जहां पर इनलेट पॉइंट होता है वहां से जो भी लिक्विड को हमें कूल करना है, मान लेते हैं कि जैसे वाटर को ही हमें ठंडा करना है, तो वाटर जो है एक जहां पर एंट्री सेक्शन होता है वहां से वो इन करता है, और ये वाटर जो फ्लो करती है वो इस ट्यूब सरफेस के ऊपर से ये फ्लो करते हुए जाती है। बीच बीच में बफल्स लगाया हुआ रहता है। यहाँ पर बफल्स का काम होता है कि ये वाटर का जो फ्लो है इसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है ना। ऐसे अगर बफल्स नहीं रहेगा तो ये वाटर सीधे बहते हुए आगे निकल जाएगा और ये काफी तेजी से बहेगा, है ना, ट्यूब सरफेस के ऊपर। अब बफल्स लगा देने से क्या है कि बफल्स एक तरह का अवरोध हो गया, कि जैसे हमारा वाटर यहाँ से बहते हुए आया, यहाँ पर बफल्स लगा हुआ है तो यहाँ बफल इसको रोका,
फिर ये वाटर यहाँ से टर्न लेगा और फिर यहाँ पर स्पेस बना हुआ है, फिर यहाँ से वाटर आगे की ओर जाएगा, फिर यहाँ पर एक बफल्स लगा हुआ है, यहाँ पर फिर बफल्स इसको रोक दिया और फिर वाटर जो है यहाँ से फिर थोड़ा देर के लिए ठहरा और फिर यहाँ से वापस टर्न लेके फिर यहाँ पर स्पेस मिला तो फिर जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर बफल्स का जो मेन काम होता है कि वाटर के फ्लो में अवरोध पैदा करना। तो इस अवरोध पैदा करने से होता क्या है कि वाटर को ज्यादा समय मिलता है, वो ट्यूब कॉइल के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपना कॉइल के ऊपर एक्सपेंड कर पाता है। यहाँ ट्यूब है, कॉइल नहीं है, तो यहाँ ट्यूब है, तो ये ट्यूब सरफेस के वो ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में रहे वाटर, इसी के लिए बफल्स जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वाटर है वो भी अपना ट्यूब के सरफेस से ऊपर फ्लो करते हुए जाती है और इसी फ्लो के ड्यूरेशन में ये वाटर अपना जो, चूंकि यहाँ पर वाटर जो है एज ए हॉट स्टेट में इन करता है ना, तो ये अपना हीट जो है इस ट्यूब सरफेस को, आउटर सरफेस को ट्रांसफर करता है और यहाँ पर ट्यूब भी एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो वो हीट जो है ट्यूब के आउटर सरफेस से ट्रांसफर होके इनर सरफेस पे आता है और इनर सरफेस से फिर ये जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो, चूंकि रेफ्रिजरेंट यहाँ पर लोअर टेम्परेचर पे फ्लो कर रही है, तो वो इनर सरफेस पे जो हीट ट्रांसफर होके वाटर से आ रहा है उस हीट को वो रेफ्रिजरेंट कैरी करते हुए आगे गेन करते हुए खुद वो वेपराइज करते हुए चला जाता है। तो इसीलिए रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड स्टेट में इन करता है और वही जो वाटर या लिक्विड का हीट के कारण जो ट्यूब का सरफेस हॉट होता है, वो गरम गरम होता है और वो हीट ट्रांसफर होके फाइनली रेफ्रिजरेंट में आता है और रेफ्रिजरेंट उसी हीट को गेन करके वो वेपराइज कर जाती है और वो एज ए वेपर स्टेट में वो आउट होता है। लेकिन यहाँ पर इसी फ्लोइंग के दौरान जो है ये जो वाटर या फिर जो लिक्विड है उसकी हीट क्या कर रहा है, लगातार रेफ्रिजरेंट के द्वारा गेन किया जा रहा है, तो यहाँ पर वाटर जो है वो धीरे धीरे कूल होता है। जैसे जैसे वाटर आगे की ओर फ्लो करते जाती है वो कूल होते जाता है और फाइनली जहाँ पर एग्जिट पॉइंट होता है वहां से जो चिल्ड वाटर या चिल्ड लिक्विड के रूप में वो बाहर आ जाती है। यानी कि पूरा का पूरा अपना हीट जो है ये उस रेफ्रिजरेंट को इनडायरेक्टली रूप से, मतलब हो गया कि ट्यूब के प्लेट के, ट्यूब का जो मटेरियल है या उसके थ्रू वो ट्रांसफर करते हुए अपना हीट को लगातार ड्रॉप करते हुए को वो क्या हो जाता है, चिल्ड हो जाता है और इस तरह से वो चिल्ड लिक्विड स्टेट में बाहर आता है। अब है कि चूंकि ये एक सेल के अंदर ट्यूब का कंस्ट्रक्शन होता है तो इसका जनरली इस्तेमाल हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से एबव के लिए ही करते हैं, इसलिए क्योंकि 0 डिग्री सी से अगर ये लोअर पे अगर हम इस एवापोरेटर का यूज करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, क्या, फ्रॉस्टिंग का। तो फ्रॉस्टिंग का प्रॉब्लम होगा और चूंकि यहाँ पर कॉइल और ट्यूब का कंस्ट्रक्शन काफी डिफिकल्ट है ना, तो हालांकि इसको भी हम लोग अगर थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देंगे तो ये डिफ्रॉस्ट करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा क्लीनिंग वगैरह जो है वो डिफिकल्ट होता है, मतलब आसानी से हम इसकी सफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मोस्टली इस्तेमाल लिक्विड का चिलिंग करने के लिए या एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन में जो सेल एंड ट्यूब टाइप का इवेपोरेटर होता है उसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर है अगला जो टाइप है वो है सेल एंड कॉइल इवेपोरेटर। ठीक है, सेल एंड कॉइल इवेपोरेटर बस सेम ही चीज है, ये वाला हम कंडेंसर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी नाम से ही क्लियर है कि एक सेल होगा और दूसरा उसके अंदर कॉइल होगा। तो जैसे कि ये फिगर में हम दिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक सेल है बड़ा सा सिलिंड्रिकल टाइप का और इसके अंदर से जो है यहाँ पर एक क्वाइल लगा हुआ है ना, एक ट्यूब का क्वाइल है। तो इस क्वाइल के अंदर से वही फिर जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो करता है इस क्वाइल के अंदर से होते हुए और इस सेल में जो है जिस चीज को हमें कूल करना है, यानी कि वाटर को, अगर हम लोग एग्जांपल ले कि वाटर को जैसे अगर ठंडा करना है तो वो वाटर जो होता है वो इस सेल के अंदर
भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है कि जो रेफ्रिजरेंट इस कॉइल से होके फ्लो करता है, लिक्विड स्टेट में इन करता है, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ से हॉट वाटर जो है वो इनलेट लेता है सेल में, और यहाँ से सेल में ये वाटर जो है जब टॉप पार्ट से एंट्री लेता है और ये बॉटम पार्ट की ओर ट्रेवल करती है, तो इस ट्रेवलिंग के दौरान ये वाटर जो है वो कॉइल के ऊपर से फ्लो करते हुए डाउन जाती है ना। तो जब जिस समय ये वाटर कॉइल के ऊपर से फ्लो करती है, तो ये वाटर अपना हीट जो है इस कॉइल के मटेरियल को ट्रांसफर करता है, और इस कॉइल के मटेरियल से फर्दर हीट को ये इसके अंदर से फ्लो होने वाला जो रेफ्रिजरेंट है, वो रेफ्रिजरेंट उस हीट को कैरी करके वो वेपराइज करता है, और वो और फिर रेफ्रिजरेंट जो है वो अपना लिक्विड स्टेट में इन किया, और ये वाटर को हीट को गेन करके वो वेपराइज करके वो वेपर के रूप में यहाँ से कॉइल से आउट होता है। और वाटर जो हॉट स्टेट में इन करती है वो हमारा कॉइल के सरफेस के ऊपर से फ्लो करते हुए वो डाउनवार्ड की तरफ जाता है। तो इसी दौरान वो अपना वाटर हीट जो है इस कॉइल मटेरियल के साथ एक्सचेंज करके वाटर जो है वो कूल होता है, और फिर यहाँ से बॉटम पार्ट से ओपनिंग होती है, जहाँ से हमें क्या मिल जाता है, कूल या चिल्ड वाटर जो है हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये भी क्या है, एक चिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कहता है कि जनरली ये जो सेल एंड कॉइल इवेपोरेटर है, इसको जनरली 5 डिग्री सेल्सियस से एभव जो है हम लोग यूज करते हैं, यानी ऐसे जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पर कूलिंग हमको 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही जरूरत हो, है ना। इससे हमारा फ्रीजिंग प्रॉब्लम जो है प्रिवेंट होगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेट शेप का होता है, इसको बार बार खोलना और इसको क्लीनिंग करना, डिफ्रॉस्टिंग करना आसान नहीं होता है। इसीलिए इस टाइप का जो डिवाइस है, इवेपोरेटर है, वो हम लोग ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेल्सियस से एबव के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था सेल एंड कॉइल इवेपोरेटर। नेक्स्ट जो इवेपोरेटर का टाइप है वो है ट्यूब इन ट्यूब या डबल ट्यूब इवेपोरेटर। इसका मतलब ये हो गया एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब। ठीक है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि एक हमारा लार्जर डायमीटर का ट्यूब है और उसके अंदर एक स्मॉलर डायमीटर का ट्यूब जो है, ट्यूब के अंदर से ही एक क्या है, ट्यूब है। तो इसको हम लोग डबल ट्यूब इवेपोरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है कि जो इनर ट्यूब होता है, जो स्मॉलर डायमीटर का ट्यूब होता है, उससे जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा सॉरी जो लिक्विड है जिसको हमें ठंडा करना है, जैसे वाटरे हो गया कि वाटर को हमको क्या करना है, ठंडा करना है, तो वो वाटर जो है इसी मतलब जो इनर ट्यूब है स्मॉलर ट्यूब से होकर के फ्लो करती है, जबकि आउटर जो ट्यूब है यानी कि जो लार्जर डायमीटर का ट्यूब है उससे होकर के यहाँ रेफ्रिजरेंट एंट्री लेता है ना। यहाँ पर एक ट्यूब से होकर के लिक्विड फ्लो कर रही है और दूसरा ट्यूब से रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जब रेफ्रिजरेंट, ये है कि ये रेफ्रिजरेंट जो है इनर ट्यूब के सरफेस के ऊपर से फ्लो करते हुए जा रही है, और जबकि इनर ट्यूब में जो वाटर है वो हॉट स्टेट में यहाँ पर एंट्री लिया, तो वो क्या होगा कि अपना हीट जो है वो इनर ट्यूब के मटेरियल को ट्रांसफर करेगा, और इनर ट्यूब के मटेरियल से हीट को फर्दर यहाँ पर इसके ऊपर से बहने वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो उस हीट को गेन करके, और वो धीरे धीरे फिर क्या होगा, जब ये रेफ्रिजरेंट आउट होगा तो ये भापर स्टेट में आउट होगा, क्योंकि इसी दौरान वो क्या करता है, उस लिक्विड के हीट को गेन करके वो खुद वेपराइज कर जाती है, और जो लिक्विड इनर ट्यूब से फ्लो हो रहा है उसका हीट ड्रॉप होता है, जिस कारण से वो ठंडा होते जाता है, और इस तरह से ये कूल्ड लिक्विड के रूप में वो बाहर आता है ना। तो इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई स्मॉल कैपेसिटी के लिए, है ना, चूंकि इसमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। तो कोई स्मॉल कैपेसिटी, या फिर हम लोग वाइन कूलिंग या पेट्रोलियम इंडस्ट्री, है ना, फॉर चिलिंग ऑफ ऑयल, ऑयल को ठंडा करने के लिए हम इस टाइप के इवेपोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा टोटल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग 6 टाइप का हो गया। 6 टाइप में कौन कौन हो गया, तो एक हमारा बेयर ट्यूब
कॉइल इवेपोरेटर, फिन इवेपोरेटर, प्लेट इवेपोरेटर, सेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर, सेल एंड कॉइल इवेपोरेटर, और लास्ट ट्यूब इन ट्यूब या डबल ट्यूब इवेपोरेटर। तो ये चाहे कोई भी इवेपोरेटर हो, सबका वही काम होता है कि अपना जो स्टोरेज है या रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसका वो हीट को गेन करना। जितना ज्यादा से ज्यादा वो हीट को गेन करेगा वो उतना ही ज्यादा हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो इवेपोरेटर में जो प्रॉब्लम होता है फ्रॉस्टिंग का, क्योंकि ये अगर लो 0 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर पर इवेपोरेटर काम कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में एयर जो मौजूद होता है उसके मॉइस्चर के कारण वो ट्यूब का जो है इवेपोरेटर का जो कॉइल है या ट्यूब है उसके ऊपर आइस का डिपोजिशन होने लगता है, जो उसके हीट ट्रांसफर रेट को घटा देता है ना। तो इस कारण से जो रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस है वो घट जाता है। तो ये फ्रॉस्टिंग एक प्रॉब्लम है ना, जो इवेपोरेटर में होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग या तो कुछ देर फ्रिज को बंद कर देते हैं तो भी हमारा डिफ्रॉस्ट हो जाता है, या फिर हम उसको कोई हीटिंग डिवाइस यूज करते हैं उसको आइस को पिघलाने के लिए, है ना। किसी भी प्रकार से उसके सरफेस के से हम लोग आइस को हटाते हैं ताकि फिर से उसकी भी जो हीट ट्रांसफर एरिया है वो हमारा वर्किंग में आ जाए। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये सब टाइप जो है इवेपोरेटर का है, सबका बस अलग अलग कंस्ट्रक्शन है लेकिन पर्पस सबका एक ही होता है। तो आई थिंक कि ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।